हम्म तो आज हम पढ़ने वाले हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का कनेक्शन। लास्ट क्लास में जब मैंने सार्थक को बोला था कि बेटा तुम मुझे ये बताओ कि कितनी यूटिलिटी कितनी यूटिल्स में देना चाहोगे अपने 5 बनानास को, तो उसने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया था। पहले को 10 दिया था, दूसरे को 8 दिया था, ठीक है। फॉर कैलकुलेशन पर्पस मैंने आज इस टेबल में ऐसे उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैंने अगर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है तो इसमें क्या गलती है? कोई बेसिक मिस्टेक है जो दिख रही हो तुम्हें कि मैम आपने इसको 4, 6, 8, 10, 12 कैसे दिया हुआ है? बहुत कॉमन प्रिंसिपल है, केवल मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि ये थॉट तुम्हारे माइंड में है या नहीं है। मैम क्या 0 से शुरू होता है क्या? नहीं, 0 से नहीं, कोई भी नंबर दे सकते हो, लेकिन मैंने नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों दिया है? मार्जिनल यूटिलिटी को डिक्रीजिंग में क्यों नहीं दिया? मतलब अगर मैंने एमयू की ये टेबल मैंने खुद बनाई है और एक टेबल है जो ये सार्थक ने बनवाई थी, कौन सी टेबल तुम्हें ज्यादा ठीक लगती है? कौन सी टेबल ज्यादा ठीक है और क्यों? ये तुम्हें अपने मन से मैम जो मैंने अपने जो टेबल बताई थी उसमें मैम वो हम लोग का सेटिस्फेक्शन एक खाने के बाद मैम अगले खाने पे कम हो जा रहा था। और मैम इसमें वेरी गुड, सही इसमें बढ़ जा रहा है। तो ये मैंने जानबूझ के यहाँ उल्टा इसीलिए बनाया है ताकि मैं ये चीज तुम लोगों को बता सकूं कि कभी भी रैंडम नंबर नहीं लिख सकते एमयू की टेबल में। तुम अगर तुमको एमयू और टीयू का रिलेशन बताना है या एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज द टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, देन यू कैन नॉट गिव इट 4, 6, 8, 10 कि एमयू के टेबल में अपने हिसाब से नंबर लिख रहे हैं। एक्चुअली में ये थ्योरी किस चीज पे बेस्ड है कि हम जब पहली रोटी खाते हैं तो हमको सबसे ज्यादा भूख लगी होती है बात की नहीं? यस मैम। तो पहली रोटी जब हम खाते हैं तो हमें सबसे ज्यादा भूख लग रही होती है, इस चक्कर में उसकी यूटिलिटी हमारे लिए सबसे ज्यादा होती है। दूसरी रोटी जब हम खाते हैं तो हमारे लिए उसकी यूटिलिटी पहली वाले से थोड़ी कम होती है क्योंकि हमारा पेट अब थोड़ा भर गया है। तीसरी खाते हैं तो तीसरी की यूटिलिटी हमारे लिए और कम होती है क्योंकि हमारा पेट अब थोड़ा और भर गया है। चौथे की और कम होती है, पांचवे की, और ऐसे करते करते एक पॉइंट आएगा जब हमारे लिए मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी। 0 मतलब अब हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल आ चुका है, इससे ज्यादा खाना हम नहीं खा सकते। और जब ये 0 आ जाएगी तो उसको क्या बोला जाएगा? इक्विलिब्रियम। जब ये 0 ना बेटा, इक्विलिब्रियम नहीं, जब ये 0 हो जाएगी तो उसको बोला जाएगा पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। पढ़ाया स्कूल में? जब ये 0 हो जाती है मार्जिनल यूटिलिटी तो उस पॉइंट को कर्व में बोला जाता है पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन या फिर पॉइंट ऑफ हंगर सैटिस्फैक्शन। पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन बोलो, अभी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मत बोलो इसको। तो ये है तुम्हारा पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, मतलब तुम इससे ज्यादा खाना नहीं खा सकते। शेष तुमको समझ में आ रहा है ये? यस मैम। तो सिंपल फंडा, इसमें कुछ करना नहीं है। यानी कि हम अगर एमयू की ये टेबल बनाएंगे 4, 6, 8, 10, 12 तो ये गलत है। इसका मतलब ये है कि हर खाती हुई चीज के साथ हमारी यूटिलिटी बढ़ रही है, तो इस हिसाब से तो हम इनफाइनाइट रोटी खा जाएंगे क्योंकि हमारी एमयू तो बढ़ती जा रही, कभी 0 होगी ही नहीं। यस मैम। तो यानी ये जो हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज रॉन्ग है। आ जाओ। तो यानी जब भी तुम एमयू के लिए टेबल बनाओगे, अगर खुद से भी तुम्हें एग्जांपल बनाना है, देन मेक श्योर कि एमयू का टेबल डिक्रीजिंग ऑर्डर में बने। एम आई क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो अब हमने ये एमयू का टेबल बना लिया, साथ में हम बना लेते हैं टीयू का टेबल। अब टीयू का टेबल तुम लोग मुझे बताओगे कि एमयू ये है तो टीयू कितना होगा? पहली चीज के लिए टीयू क्या होगा? 12। दूसरे के लिए 22। तीसरे के लिए दिख रही है 36 और 40 अभी है, ठीक है। इस टेबल को फटाक से कॉपी में बना लो और एक्स और वाई एक्सिस बनानी सबको आती होगी मैथ के टेबल में। टीयू का एक कर्व वो बना लो वैल्यू, और फिर एमयू का भी एक वैल्यू बना लो। कैसे बनाओगे? ये टेबल उतार लो पहले तुम लोग, क्योंकि हम हेडिंग डालो रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। टीयू को लिख लो समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज को बोलते हैं टीयू।
समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज इज इक्वल्स टू टीयू, जिसको हम पहले यूटिलिटी बोल रहे थे अब हम उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे, यानी सारी मार्जिनल यूटिलिटीज का जो समेशन होता है वो होता है टीयू। समझ गए? तो फॉर्मूला होगा TUN इज इक्वल्स टू MU1 प्लस MU2, और ऐसे करते करते जब तुम MUN तक के सारी यूटिलिटीज को ऐड कर दोगे, यानी इनको 12, 10, 8, 6, 4 इन सबको ऐड कर दिया जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाता है TU का। और TU का फॉर्मूला ये लिखने के बाद फिर नीचे टेबल बनाना है कि ये है मेरा कमोडिटी जो मैं खा रहा हूँ, कमोडिटी नंबर 1 पे मेरा MU12 है, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों है ये भी नीचे अपने शब्दों में लिख लेना, दैट MU इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर because with each commodity our satisfaction level increases and our marginal utility for that commodity decreases for the same reason, क्योंकि हमारा पेट भरने लगा है, अब हमें उतनी जरूरत नहीं है। और ये कैसे प्रूव कर सकते हो? मान लो हर रोटी 50 रुपए की है, तुम्हें बहुत तेज भूख लगी तो तुम पहली रोटी तो खाओगे क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हारे लिए 12 है और तुम उसे बिना खाए नहीं रह सकते। दूसरी रोटी भी तुम खा लोगे 50 रुपए में, लेकिन तीसरी रोटी तुम्हें भूख लगी हुई है लेकिन फिर भी तुम्हें उसकी यूटिलिटी नहीं लगेगी 50 रुपए के बराबर, और तुम्हें लगेगा कि मेरा यार 2 रोटी खा के तो काम चल रहा है, मैं क्यों तीसरी रोटी खरीदूं, तो तुम तीसरी रोटी फिर वहां पर नहीं खरीदोगे। समझ रहे हो? क्योंकि भूख तो है बट उसकी यूटिलिटी तुम्हारे लिए उतनी ज्यादा नहीं बची, क्योंकि तुम्हारा 2 रोटी से काम तो चल ही जा रहा है और रोटी अननेसेसरली बहुत महंगी है। तो ये चीज आगे डिमांड इक्विलिब्रियम सब जगह काम आती है। फिलहाल के लिए हमने ये देख लिया है 1 2 3 4 5 कमोडिटीज, 5 कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी, उनकी टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटीज को 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। ठीक है, टेबल मैंने बना लिया है। अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ इस कर्व को बनाने, क्योंकि जब तक मैं कर्व नहीं बनाऊंगी तब तक इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप मुझे मिलेगा नहीं। ओके, तो मैं अब एक्स एक्सिस पे रखूंगी कमोडिटीज को, टोटल 5 है हमारी कमोडिटी। मैं यहाँ पे बना रही हूँ, थोड़े से में देख लो, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस जिसपे मैं कमोडिटी रख रही हूँ 1 2 3 4 5। पहली कमोडिटी के केस में मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है 12, ठीक है, तो ये रही 12। दूसरे के केस में है 10, तीसरे के में है 8, फिर है 6, फिर है 4, आगे आएगी 2 और फिर 0, है कि नहीं? यस मैम। तो ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा, तो ये हो गया मेरा मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व, ठीक है। उसके बाद में एक और कमोडिटी है मेरा, ये है एनयू का कर्व और ये है मेरा टीयू का कर्व। टीयू पहले केस में मेरा है 12, ठीक है, यानी कहीं तो टोटल यूटिलिटी का कर्व जो है वो दोबारा 0 से शुरू होगा। 0 मैंने लिया नहीं है और तो, बट पहली कमोडिटी के केस में मेरा कर्व है 12, दूसरे के केस में 22, तीसरे के केस में 36, फिर है 40, ठीक। तो ये कर्व ऐसे बनेगा, ठीक है। टीयू एक टाइम के बाद में टोटल यूटिलिटी ऐसे ही रह जाती है, इससे ज्यादा बढ़ती नहीं है। इस काम को हम बाद में देखेंगे जब आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए तुम्हें ये समझना है कि मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व जो होगा वो स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ, टोटल यूटिलिटी का कर्व जो है वो पैराबोलिक शेप में रहेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, जब तक टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम नहीं होती, क्योंकि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होते 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 फिर डिक्रीज होती है। अभी मैं टेबल में बताती हूँ कैसे। तो ये है टीयू का कर्व, ये है एमयू का कर्व। जहां पर ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट आता है, ठीक है, कर्व को थोड़ा सा मैं आगे की तरफ बना दे रही हूँ, ये जहां पर हमारा टीयू मैक्सिमम होता है वहां पर हमारा एमयू 0 होता है। क्या होता है? टीयू मैक्सिमम एमयू 0। क्यों होता है? क्योंकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। मैक्सिमम MU 0 का मतलब क्या है कि अब एक और एडिशनल यूनिट से तुम्हें कोई यूटिलिटी मिल ही नहीं रही यूटिलिटी वाले टेबल से। तो जब तक तुम्हारा MU 0 नहीं हो जाता है तब तक इकोनॉमिक्स मानता है दैट यू कीप ऑन कंज्यूमिंग गुड्स। तुम खाना खाते जाते हो जब तक तुम्हारे लिए मार्जिनल यूटिलिटी 0 नहीं है। जब तुम्हारे लिए मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है उसके बाद तुम्हारे लिए TU उस वक्त मैक्सिमम होता है। क्यों होता है मैक्सिमम, बताती हूँ। अब एक लंबा टेबल में नॉर्मल बात करती हूँ, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी मेरी शुरू हो रही है मान लो 8 से, 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8। ये माइनस वाली कौन सी स्टेज है? मैम सेटिस्फेक्शन के बाद ये वॉमिटिंग वाली स्टेज है।
सेटिस्फेक्शन तो 0 पे आ गया। यहाँ बहुत भूख लगी थी, धीरे 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 भूख कम हो रही है, एक टाइम के बाद और खाना खिलाओगे तो क्या हो जाएगी, वॉमिटिंग। वॉमिट। तो ये -2 -4 -8। अब देखो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी, पहले केस में 8, 14, 18, 20, 0 पे 20, वापस क्या हो गई 18, फिर 14, फिर 8, फिर 0, दिख रहा है। यस मैम। तो यानी टीयू मैक्सिमम कहाँ है, जहां एमयू 20 0 0 है। तो इसके लिए पूरा टेबल बनाना था। तो जब तुम, ये है नॉर्मल, और जब तुम इसे वो करोगे ना, मतलब ग्राफ में डालोगे, जब तुम इसको ग्राफ में ट्यूब को डालोगे तो इट विल ऑलवेज कम लाइक दिस, पहले बढ़ता जाएगा, फिर मैक्सिमम हो जाएगा और फिर डिक्रीज होने लगेगा, दिख रहा है। यस मैम। तो इसलिए मैंने हाफ बनाया इसमें। तो यानी कि हमें को केवल ये जानना है कि जो हमारा टीयू का ग्राफ होता है, टीयू का ग्राफ इज लाइक दिस एंड एमयू का ग्राफ इज लाइक दिस। जहां पे टीयू हमारा मैक्सिमम होता है, वहां पे जो हमारा एमयू होता है वो 0 होता है। यानी मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 होती है उस वक्त टीयू की वैल्यू मैक्सिमम होती है। यही है इन दोनों का रिलेशन। सो इफ एनीबॉडी आस्क भाई टीयू और एमयू के बीच में क्या रिलेशन है, तो तुम बोलोगे टोटल यूटिलिटी इज नथिंग बट द समेशन ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटीज। सिंस विद एवरी इंक्रीजिंग कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग। दिख रहा है कि नहीं? Since with each Yes, ma'am. increasing commodity, marginal utility is decreasing. So once the marginal utility is 0, that point TU is maximum and that point is called the point of satiety, यानी point of satisfaction. So this point, यहाँ पर तुम इन दोनों कर्व को ऊपर नीचे बनाया जाता है, इन दोनों कर्व में ऐसे, फिर एक वर्टिकल लाइन खींच करके ये दिखाया जाता है कि जहां पर हमारा TU MU 0 है, वहां पे हमारा TU मैक्सिमम है, और इस पॉइंट का नाम रखा जाता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ये है इन दोनों के बीच का रिलेशन। समझ में आ गया तुम लोगों को? यस मैम। तो लिखो फटाफट, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू हेडिंग डाल लिया होगा। उसके बाद ये टीयू वाला फॉर्मूला लिख लो जो मैंने लिखा है, टीयू इक्वल्स टू mu1 प्लस mun, और फिर लिखो टोटल यूटिलिटी इज नथिंग बट द समेशन ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटीज। मैम क्या लिखना है? इस फॉर्मूले को लिख लिया? यस मैम। पहले ये लिखना है, फिर ये फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद लिखना है टोटल यूटिलिटी इज नथिंग बट द समेशन ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटीज। यानी सारी मार्जिनल यूटिलिटीज को अगर हम जोड़ देंगे तो टीयू बन जाएगा कि नहीं? वैसे तो बना रहे हैं टेबल, पहले कमोडिटी के लिए एक को जोड़ा, दूसरी कमोडिटी के लिए दो को जोड़ा, तीसरी कमोडिटी के लिए तीनों को जोड़ा। भाई जितनी कमोडिटी आगे बढ़ते जाओगे उतने ही नंबर ऑफ पॉइंट तो जोड़ोगे। 4 केले खाए हैं मतलब चारों की जोड़नी पड़ेगी, 2 केले खाए मतलब केवल 2 की जोड़नी पड़ेगी। तो टोटल यूटिलिटी इज नथिंग बट द समेशन ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटीज। ठीक है, क्लियर? यस मैम। Since marginal utilities keep on decreasing with every additional unit of commodity. Since marginal utility keeps on decreasing. Since marginal utility keeps on decreasing with every additional unit of commodity. मैम keeps on decreasing. With every additional unit of commodity. ये 1 यूनिट पे है, ये 1 + 1 यूनिट पे है, ये 1 + 1 + 1 यूनिट पे है, ये 1 + 1 + 1 + 1 यूनिट पे है। यानी हर एक यूनिट पे यूनिट डिक्रीज होता है जब कमोडिटी का, यूनिट मतलब एक वैल्यू, जब एक केले, 2 केले, 3 केले, 4 केले, तो 1 से 2 मतलब 1 यूनिट इंक्रीमेंट हो गई, और उसमें मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज होती जाती है क्योंकि हमें भूख का और कम लगती जाती है, तो हमारे लिए यूटिलिटी कम होती जाती है अगले केले की। तो सिंस मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग with every additional unit of commodity, at a point marginal utility becomes 0 and at a point marginal utility, since वो डिक्रीज हो रही है लगातार, तो एक पॉइंट तो आएगा ही ना जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी। यस मैम। So a point will come when a marginal utility will become 0, and at that time total utility will be maximum.
So a point will come where the marginal utility will be 0 and total utility will be maximum. That point is called point of satiety. SATIETY. That point is called point of satiety. लिख लिया? Yes, ma'am. दोनों ने लिख लिया एक एक लाइन जो मैंने लिखा? Yes, ma'am. तो उतना लिखने के बाद कॉपी से ये ऐसे कर्व बनाओ, इस एक के नीचे एक, दो टेबल ऐसे बनाओ, एक के नीचे एक ऐसे इस तरह का एक्स वाई एक्सिस का कर्व बनाओ। इधर में एक्स लिख दो, इधर एक्स लिख दो, ये वाई। ऊपर वाले कर्व को बोलो टीयू, नीचे वाले कर्व को बोलो एमयू। कॉमोडिटी यानी ये 0 से शुरू करो, ये है 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी यही करो 0 1 2 3 4 5 6, ये सारे कर्व रटे होने चाहिए अगर एग्जाम पूरे नंबर चाहिए, ठीक है। फिर छठवें तक ले जाते हुए इसको 0 कर दो, ये है एमयू, लगातार गिर रही है ये, एक पॉइंट आएगा जब ये 0 हो जाएगी। और इसी से यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन खींच दो ऊपर वाले कर्व की तरफ, और कोशिश करो कि तुम्हारे पैराबोलिक कर्व का जो मैक्सिमा है वो उस पॉइंट पर ही आए, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, तो इस वाले पॉइंट को ऊपर वाले कर्व में लिखो टीयू मैक्सिमम, सॉरी एमयू, टीयू या सॉरी टीयू मैक्सिमम, और यहाँ पर नीचे लिखो एमयू इज इक्वल्स टू 0 और पॉइंट ऑफ सैटिटी। बस हो गया तुम्हारा टीयू और एमयू का रिलेशन। Done. ओके, नॉर्मल चीजें हैं। तो अब हमें ये पता है कि हर एक एडिशनल, लेकिन देखो इस कर्व से ऑब्जर्वेशन क्या है, ये तो मैंने लिखा दिया है कि हर एक इंक्रीजिंग यूनिट के साथ में एमयू डिक्रीज होता है। क्या होता है? Decrease. बट टीयू इंक्रीज होता है तब तक जब तक एमयू 0 नहीं हो जाता, तब तक हर एक यूनिट के साथ में टीयू इंक्रीज होता है। Increase होता है। जब एमयू ने खुद नेगेटिव हो जाता है तब टीयू डिक्रीज होना शुरू होता है कि नहीं? तो टीयू इंक्रीजेस टिल एमयू इज 0, जब तक एमयू 0 नहीं होता तब तक टीयू बढ़ता रहता है, लेकिन एमयू तब तक घटता रहता है जब तक एमयू 0 नहीं होता। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, ध्यान में रखना, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में काम आएगा। आगे लिखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और ये बिल्कुल तुमने अभी अभी पढ़ा है। हेडिंग डालो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और ये आता ही है पेपर में, मान के चलो। अगर कोई भी अच्छा मतलब ऐसा स्कूल है जो ढंग का पेपर सेट करते हैं। तुम लोग इस बार एग्जाम किस में हो रहे हैं? केवल उसमें हो रहे हैं क्या, क्विज में? Yes, ma'am. उसी तरीके में कुछ। तो इस तरीके का हो रहा है। अगर हाफ ईयरली और ईयरली में थ्योरेटिकल पेपर आया तब तो ठीक है, वरना अंडरस्टैंडिंग के लिए सीख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लाइफ में आगे भी काम आएंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वैसे है सब बहुत कॉमन सेंस, पढ़ते जाओगे तो होता जाएगा। अच्छा हाँ, अकाउंट्स के लिए एक अनाउंसमेंट थी। देखो बेटा, तुम लोग क्लास में केवल 2 लोग हो, इसीलिए अभी बैच में तो अकाउंट शुरू नहीं कर रहे, बिकॉज टाइम इज नॉट दैट मच, मुझे और क्लास में लेनी होती है। अगर बैच बढ़ता है तो अकाउंट्स की क्लासेस शुरू होंगी, लेकिन सर ने मुझे बोला है कि तुम लोगों को जरूरत पड़ सकती है अकाउंट्स में कभी कभी, तो अगर तुम लोगों को कोई डाउट हुआ करेगा तो इकोनॉमिक्स के बीच में ही किसी दिन मुझे बता दिया करो, तो मैं अकाउंट्स का वो चीज तुम लोगों को पढ़ के बता दिया करूंगी, ठीक है? यस मैम। और अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारे कोई और फ्रेंड्स हैं 2-4 जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके साथ ले आओ, फिर पूरा बैच बनाएंगे, तो फिर हम किसी और बैच की टाइमिंग शिफ्ट करेंगे तब कर पाएंगे इसको, ठीक है? क्योंकि इकोनॉमिक्स का क्या है ना कि कॉन्सेप्चुअली जल्दी हो जाएगी, पर अकाउंट्स में जब तक ज्यादा लोग का बैच में तो उसे बनाते नहीं है, ठीक है? तो पहले मैं लोगों ने बोला था उनको करनी थी, उनका बैच हैवी था तो हमने शुरू भी करा, बट फिर उन लोगों को का जाना हो गया, तो अब मुश्किल हो रही है बनाने में बैच को, ठीक है? लेकिन फिर भी तुम लोगों को डाउट हुआ अगर तो मुझसे पूछ लिया करना, ओके? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? No. ओके, सार्थक, डू यू नो अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? नो मैम। क्यों भाई, अभी तो बताया था। देखो इसमें क्या लिखा है, मैम डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है? मार्जिनल डिक्रीज जीरो हो करना, जाना, बिल्कुल खत्म।
क्या बेटा? खत्म होना, डिमिनिशिंग का जीरो, मतलब बिल्कुल खत्म जीरो। होना धीरे धीरे। और देखो यस क्या मैम। लिखा है, मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल धीरे धीरे, यूटिलिटी डिक्रीजेस, डिक्रीज ये होती वही है और लॉ है खत्म जो हो मैंने जाती अभी है। अभी बताया। तो क्या है, देखो ऐसे लिखा करो, यस मैम। शॉर्टकट है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अपने आप को समझाने के लिए, LODMU। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट, क्या बोलती है? Marginal utility decreases with every additional unit of commodity. वेरी गुड, वेरी गुड। ये यही लॉ है जो अभी अभी मैंने तुम्हें डिस्क्राइब किया है कि लॉ ऑफ Yes डिमिनिशिंग मैम। मार्जिनल यूटिलिटी ये कहती है दैट मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, कि मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग as we consume one more additional commodity। बस इतना ही है ये लॉ। तो ये आयरनी है इकोनॉमिक्स की कि ये कॉन्सेप्ट का यूज पहले करवा लिया और पढ़ाया बाद में, है बात की नहीं? Yes मैम। कॉन्सेप्ट का यूज पहले ही करवा लिया टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के केस में एग्जांपल देके, लेकिन इस लॉ को पढ़ाया इन्होंने बाद में। लेकिन मैंने इजी एग्जांपल हो गया। पहले ही बता दिया था, तो लॉ तुम लोगों को पहले ही पता है। तो लॉ ऑफ Yes डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलती है कि मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज वी कंज्यूम वन मोर एडिशनल कमोडिटी। इतना लिख लो बस, यही स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। और इसका आगे का कॉन्सेप्ट भी यही है कि मार्जिनल यूटिलिटी तब तक जीरो होती जाएगी जब तक यू कंज्यूम एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, बट आफ्टर अ पॉइंट इफ यू फोर्स समबडी देन मार्जिनल यूटिलिटी टर्न्स नेगेटिव। नेगेटिव। ये एडिशनल लॉ है। ये एग्जांपल में अगर कभी लिखना हो तो लिख सकते हो। सपोज दैट तुम जनरल इकोनॉमिक्स में एग्जांपल एकदम कहानी के फॉर्मेट में दिए जाते हैं, तो अगर तुम्हें बोला जाए कि इसको एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, यू कैन एक्सप्लेन दी चपाती और जूस एग्जांपल वेरी वेल, दैट आई एम हंग्री, we can eat 5 chapatis, but after a point if we are forced, our satisfaction from that chapati turns negative, and in that case mu turns negative। समझ गए? Yes मैम। ओके। Yes मैम। और एक और चीज है, ये लॉ लिखने के बाद में नीचे एक एस्ट्रिक बना के लिख लेना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज यूनिवर्सल। मतलब इसका एप्लीकेशन हर जगह होता है। यू टेल मी अवे जहां पर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एप्लीकेशन नहीं होता। द फर्स्ट डे यू गेट मोबाइल यू आर वेरी एक्साइटेड, बट फॉर द सेम मोबाइल 10th day you are not so excited because of what? Because of diminishing marginal utility, because Utility। first day you had a lot to explore in that mobile, but 10th day तक तुम सब कुछ एक्सप्लोर कर चुके हो, अब उसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया है। ठीक है? So law of diminishing marginal utility is universal। क्यों यूनिवर्सल है? क्योंकि हर जगह एप्लीकेबल है। और इसके आगे लिखो, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ये हर तरह के गुड्स एंड सर्विसेज में ये लॉ एप्लीकेबल होता ही है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ब्रैकेट में इसको गॉसन लॉ भी बोल लेना, बिकॉज इट हैज बीन गिवन बाय गॉसन। अगर 1 मार्क में कभी पूछे तुमसे कि गॉसन लॉ या गॉसन ने कौन सा लॉ दिया है, तो दिस इज द लॉ ऑफ, बहुत ही बेसिक लॉ है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट रीजनेबल, बेसिक चीजें। ठीक है, समझ में आ गया? Yes मैम। Yes मैम। ओके। गॉसन लॉ भी बोलते हैं, गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोलते हैं इसको। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट अजम्पशन। अगर हम लॉ ऑफ Yes डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बना रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने कुछ ना कुछ अज्यूम किया होगा। अब बताओ क्या अज्यूम किया होगा हमने, सोच के बताओ। मैम। क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये लॉ भी आ पाया है, वरना आ ही ना पाता? सेटिस्फैक्शन। नो, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ट्राई अ बिट हार्डर कि डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम कैसे देख पा रहे हैं। डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम तब देख पा रहे हैं जब हम यूटिलिटी को एक्चुअली नंबर दे रहे हैं।
समझ गए? यस मैम। तो अगर यूटिलिटी को मेजर ही नहीं कर पाते तुम तो क्या ये लॉ आता? नो मैम, नहीं, क्योंकि कार्डिनल मेजर ही अप्रोच। नहीं कर सकते तो ये कैसे बताते कि ये नेगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव जा रहा है? यस मैम। तो पहला assumption तो इस लॉ का ये है that we have the cardinal measurement of utility, कि हम यूटिलिटी को एक्चुअली मेजर कर पा रहे हैं। अगर वो नहीं होता तो ये लॉ होता ही नहीं। अगला assumption क्या है? सोचो। बहुत सारी चीजें तुमने ऐसे ही अज्यूम कर ली है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। सपोज कि वो जो 5 रोटियां मैंने तुम्हें खाने के लिए बोला, ये मैं तुमसे कहती कि तुम 1-1 घंटे के इंटरवल पे खा लो, तो तुम क्या खा लेते? नो मैम। क्यों भाई? अगर मैं तुमसे कहती कि 5 रोटी मतलब तुम्हें इकट्ठे नहीं खानी या 10 रोटी इकट्ठे नहीं खानी है, 1-1 घंटे के अच्छा। इंटरवल पे खानी है, तो तुम आराम से खा लेते। यस मैम, यस मैम, यस मैम। 1 घंटे में 1 रोटी की भूख लगती है, आराम से खा लेते हैं। तो क्या मार्जिनल यूटिलिटी इकट्ठे नेगेटिव हो पाती? नो मैम, कभी 0 पहुंच पाती? नहीं। क्योंकि 1-1 घंटे के अंतराल में तो तुम 100 दिन में 100 के हजारों रोटियां खा लेते, ना कभी उल्टी आती ना कुछ होता। बात तो तब है जब तुम्हें इकट्ठे खिलाया जाए, तब एक टाइम के बाद 5 रोटी के बाद तुम कहोगे और नहीं खाया जा रहा है, अब मुझसे वॉमिटिंग हो रही है बात की नहीं? यस मैम। अगला assumption ये है कि कंजम्पशन कंटिन्यूअस है, जो हमने डिस्कस नहीं करा बट ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया जब उनके लिए खा रहे थे ना, कि दूसरे तीसरे भूख लगी तो चौथे पांचवें छठवें के बाद तो कब खा रहे थे? हम भी दिमाग में ये सोच रहे थे कि लगातार खा रहे हैं। तो दूसरा assumption ये है कि कंजम्पशन कंटिन्यूअस है। समझ में आ रहा है assumption कैसे ले रहे हैं हम? यस मैम। सार्थक तुमको समझ आ रहे हैं? यस मैम। तो बस assumption लिखना शुरू करो। पहला assumption तो इसका ये है कि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल अप्रोच। दूसरा assumption इसका ये है कि कंजम्पशन हमारा कंटिन्यूअस है। तीसरा assumption तो एक बहुत ही बेसिक फालतू सा assumption है कि क्वालिटी जो है वो एकदम ठीक है, गुड्स की, केले खराब नहीं है या रोटियां खराब नहीं है। आइडियल कंडीशन। ठीक है, तो पहला तो बहुत ही नॉर्मल है, मतलब 2-3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखने हैं, सारे assumption याद रखने की जरूरत नहीं है, 4-5 रखो जो इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, पहला assumption। तो पहला assumption इस लॉ का ये है कि हम यूटिलिटी को एक्चुअली नंबर में मेजर कर पा रहे हैं। अगर हम वो नहीं कर पाते तो जरूरती तो ये लॉ कभी बनता ही नहीं। दूसरा ये है कि जो हमारा कंजम्पशन है वो कंटिन्यूअस है, यानी लगातार हम खा रहे खाना, ये नहीं 4-4 घंटे का गैप ले लिया। इस हिसाब से तो ये लॉ का हमेशा ही फेल हो जाएगा, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कभी डिमिनिश होगी नहीं, हर 4 घंटे में हमको भूख ही लग जाती है, तो यूटिलिटी वापस Yes, वही हो जाती है जितनी पहले रोटी की थी। तीसरा हम ये मानते हैं कि क्वालिटी में कोई चेंज नहीं है, यानी रोटियां बासी या खराब नहीं है, केले खराब नहीं है। इस हिसाब से तो उनकी, क्योंकि अगर केले या रोटियां खराब हुआ तो मार्जिनल यूटिलिटी के कम होने का रीजन केले की क्वालिटी हो जाएगी, ना कि तुम्हारी भूख। समझ रहे हो? यस मैम। और हमें रीजन बनाना है कि हमें भूख नहीं लगी, हमारा पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन आ चुका है। लेकिन अगर केले ही खराब हुए तो तुम आराम से कह दोगे मेरा सैटिस्फैक्शन नहीं आया था, लेकिन फिर भी मेरे जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो 0 हो गई। क्यों? क्योंकि केले ही खराब थे, तो उनकी यूटिलिटी मेरे लिए वैसे ही 0 है। तो सोचोगे तो हर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। चौथे केस में क्या है? चौथा केस ये माना जाता है, जो मैंने कल भी बताया था, कि जो यूटिलिटी को तुम यूटिल में मेजर कर पा रहे हो, लेकिन यूटिल को रुपये में भी तो कन्वर्ट करना जरूरी है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं अपन। यस मैम। तो हर एक यूटिल की 1 रुपए वैल्यू है, ये भी मान रहा है ये, क्योंकि अगर रुपये वैल्यू नहीं होगी तो कोई मॉनेटरी कनेक्शन ही नहीं होगा रुपए से, तो तुम्हें मेजरमेंट करने कोई फायदा ही नहीं है। तो अल्टीमेटली ये समझ लो, फॉर टाइम बीइंग इकोनॉमिक्स में अल्टीमेटली हर चीज को रुपए में कन्वर्ट करना ही होता है। समझ गए? तो मॉनेटरी मेजरमेंट भी होना जरूरी है। तो मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी का पैसे में मेजरमेंट जरूरी है, तभी हम यूटिलिटी को बढ़ रही है या घट रही है ये बात मानेंगे। सही है या गलत? तो मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। पांचवा जो सबसे बेसिक मुझे लगता है वो ये है कि रैशनल कंज्यूमर, ये हर जगह फिट बैठता है। रैशनल कंज्यूमर का मतलब क्या है? जो खा रहा है चीजों को उसका दिमाग ठीक है, पागल आदमी से नहीं करा रहे हो तुम लोग, का मतलब वेरिफिकेशन। तो रैशनल कंज्यूमर का मतलब ये है जो भी कंज्यूमर गुड को कंज्यूम कर रहा है वो रैशनल है, लॉजिकल, उसका दिमाग सही काम कर रहा है। ठीक है,
ओके Yes, ma'am. ओके 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 बाकी सारी चीजें हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, उसका यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 4-5 ये है, इनमें 3-4 तो एकदम समझ में आते होंगे। रैशनल कंज्यूमर एक वो कंज्यूमर है जिसका मेन एम ये है कि किसी तरह से उसको पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन को रीच करना है या फिर उसको सैटिस्फैक्शन वाले पॉइंट को रीच करना है। वो इसलिए खा रहा है क्योंकि उसको मैक्सिमम यूटिलिटी चाहिए, ना कि वो इसलिए खा रहा है कि उसको उल्टी करनी है। समझ गए? तो रैशनल कंज्यूमर Yes, को ma'am. अगर तुम बैठाओगे तो तुम्हारे लॉ में ये अजम्पशन, ये बेसिक अजम्पशन है, तभी तुम्हारा ये लॉ निकल के आएगा। वरना इनमें से कोई भी पॉइंट अगर मिसिंग हो जाएगा तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वैसा रिजल्ट निकल के नहीं आएगा जैसा हम लोग सोच रहे थे, और ये लॉ फेल हो जाएगा। तो इतना चीजें अज्यूम करके बैठना पड़ेगा तुमको, तब जाकर के तुम इस लॉ को टेस्ट कर सकते हो। समझ गए? Yes, ma'am. मतलब अगर तुम यूटिलिटी को कार्डिनल यानी यूटिलिटी को अगर तुम रूपी में मेजर नहीं कर पा रहे हो तो इस लॉ को टेस्ट मत करो। अगर तुम्हारा कंजम्पशन कंटिन्यूअस नहीं है तब भी ये लॉ वैलिड नहीं है। अगर तुम्हारी क्वालिटी खराब है चीजों की तब भी ये लॉ वैलिड नहीं है। अगर तुम यूटिलिटी को पैसों में नहीं कन्वर्ट कर पाए तब भी ये लॉ वैलिड नहीं है। और अगर तुम्हारा कंज्यूमर खुद ही पागल है, उसका एंड एम पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन रीच करना ही नहीं है उसको, तब भी ये लॉ वैलिड नहीं है। ठीक Okay, ma'am. है? ओके। कर्व तो हम ऑलरेडी समझ ही गए थे कि मार्जिनल यूटिलिटी वाला कर्व, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कौन सा कर्व बनाओगे? Ma'am. अभी तो बनाया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला। Yes, ma'am. तो ये बगल में टेबल बना देना, जिसमें 1 2 3 4 5 डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिखा देना, 10 6 3 1 और 0। ठीक है? 0 पे यहाँ Yes, पहुंच ma'am. जाना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 5। 5 की वैल्यू 0, 4 की वैल्यू यहाँ 1, 3 की वैल्यू 3, 2 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 10। इस वाले कर्व को बना देना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करने आते हैं तो वो स्टेटमेंट लिखा जाता है, वो जो मैंने एग्जांपल लिखाया वो लिखा जाता है, उसके 4-5 असम्पशन और ये कर्व, इतने में ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है? Okay, ma'am. सबको समझ आ गया डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? Yes, ma'am. ओके। अगला टर्म डालो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी की टेबल तो बना लोगे ना तुम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. पॉइंट ऑफ Ma'am. सेंसिटिविटी लिख देना। अगला टर्म कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। 1 मिनट का रेस्ट है, अभी तक जो चीजें पढ़ी उसे दो। मैम किसके अजम्पशन में? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अभी तक केवल उसी के जो अजम्पशन पढ़ाए हुए। मैम उसमें मैम जो कंजप्शन होता है वो मैम कंटिन्यूअस रहना चाहिए, और मैम कोई क्वालिटी नहीं, मतलब चेंज नहीं रहना चाहिए क्वालिटी में मैम, जो हम लोग कमोडिटी लेते हैं। और मैम रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए, और मैम कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को छोड़ दिया, मैम Monetary मॉनेटरी measurement. यही जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टर्म है एक्चुअली तुम्हारा वो मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पर पूरा डिपेंड करता है। देखो इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस नहीं है, ये कहानी नहीं बताती है, कहानी तो बताएगी लेकिन इसको चाहिए नॉर्मल प्रूफ, जिसको प्रूव किया जा सके। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कोई भी बेसिक इंसान जिसने इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ी है वो भी ये बता सकता है तुमको कि पहला केला खाएंगे तो ज्यादा तेज भूख लगी होगी, उसमें हमें ज्यादा मजा आएगा। या चाट खाने गए हैं तो पहली टिक्की पहली बाइट में ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि बड़ा मजा है, बड़े दिन बाद खाया, लेकिन एंड होते होते ठीक है ओके रोज की तरह वैसी तो चाट है। तो ये बेसिक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाया ही केवल इसीलिए गया है ताकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़ सको। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है कि जैसे जैसे मैं एडिशनल यूनिट चीजों की खाता जाता हूँ उसकी यूटिलिटी मेरे लिए कम होती जाती है। समझ रहे हो? Yes, ma'am. और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ये है कि कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है, समझ लो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब हम ने दोनों को अलग से कनेक्ट करेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का केवल तुम्हें स्टेटमेंट याद रखना है और कुछ भी नहीं। अब मैं तुम्हें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का स्टेटमेंट बताती हूँ। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये बोलता है कि ये एक वो कंडीशन है जहां पर पहुंचने के बाद कंज्यूमर अपना कंज्यूमिंग पैटर्न बदलना नहीं चाहेगा।
यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जिस पर पहुंचने के बाद कंज्यूमर को दूसरे किसी कॉमोडिटी या दूसरी किसी और यूटिलिटी वैल्यू पे वो नहीं जाना चाहेगा, और एक कॉमोडिटी को ना तो वो खाना चाहेगा और किसी कॉमोडिटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको भी वो लेना नहीं चाहेगा। यानी ही डज नॉट वांट टू चेंज हिज स्टेट। समझ गए? यस मैम। ये स्टेटमेंट है। ठीक है, 1 मिनट में एंड होने वाली है, तो मैं अभी एंड कर दे रही हूँ, रिजॉइन कर लो, फिर से स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं इसको।